आज हम लोग कारो 2016 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कारो 2016। देखो, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि कारो कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है। ठीक है, तो कारो एवरी कंपनी पर एप्लीकेबल है। ठीक है, तो एप्लीकेबिलिटी में क्या है, इट शैल अप्लाई टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी एज डिफाइंड इन क्लॉज 42 ऑफ द सेक्शन 2 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। मतलब कि कारो एवरी कंपनी पे एप्लीकेबल है। ठीक है, एवरी कंपनी पे एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। ठीक है, लेकिन कुछ कंपनियों पर एप्लीकेबल नहीं है जो कि नीचे दिए गए हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। सबसे पहले आता है बैंकिंग कंपनी। ठीक है, जो कि बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट में है। ठीक, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस एक्ट में दिया है। सेक्शन 8 वाली कंपनी जो कि कंपनी एक्ट 2013 में दे रखी है। 1 पर्सन कंपनी ऑफ द कंपनी एक्ट सेक्शन 2 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। स्मॉल कंपनी, ठीक है, जो कंपनी एक्ट 2013 में दिया है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। इन 6 कंपनियों पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, उसका बहुत एक छोटा सा मेंटल ट्रिक दे रखा है कि 1 पर्सन गॉट हिज सैमसंग S8 इंश्योर्ड फ्रॉम प्राइवेट बैंक। 1 पर्सन मीन्स 1 पर्सन कंपनी, सैमसंग का S मीन्स स्मॉल कंपनी, एसेट मीन्स सेक्शन 8 वाली कंपनियां जो कंपनी एक 2013 में डिफाइन की गई है। इंश्योरेंस मीन्स इंश्योरेंस कंपनी, प्राइवेट मीन्स प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड बैंक मीन्स बैंकिंग कंपनी। अब हम लोग ये देखेंगे प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो पब्लिक कंपनी नहीं है। ठीक है, और ना ही पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी होगी, ना तो होल्डिंग होगी। साथ ही साथ क्या देखते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस नॉट मोर देन ₹1 करोड़ एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, और उसका जो पेड अप शेयर कैपिटल होगा, रिजर्व एंड सरप्लस होगा, वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। किस दिन, ऑन बैलेंस शीट डेट। ठीक, उसके बाद क्या दे रखा है, टोटल बोरोइंग नॉट एक्सीड ₹1 करोड़ फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल from any bank or financial institute at any point of time during the financial year। मतलब टोटल बोरोइंग जो है, टोटल बोरोइंग वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। टोटल रेवेन्यू एज ए डिस्क्लोज इन शेड्यूल 3। जो टोटल रेवेन्यू है वो हम लोग कहाँ डिस्क्लोज करने वाले हैं, शेड्यूल 3 में करेंगे टू द कंपनी इन 2013, इंक्लूडिंग रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन नॉट एक्सीड ₹10 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कि टोटल रेवेन्यू जो डिस्क्लोज किए गए हैं शेड्यूल 3 में वो हमारा 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ा कि इसे ये कहाँ पर एप्लीकेबल है। ठीक है, कारो कहाँ पर एप्लीकेबल है, सारी कंपनियां पर एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, लेकिन कुछ कंपनी पर ये एप्लीकेबल नहीं है। वो कौन कौन सी कंपनियां हैं, 1 पर्सन गॉट ए सैमसंग एसेट इंश्योर्ड फ्रॉम प्राइवेट बैंक। 1 पर्सन मीन्स 1 पर्सन कंपनी जो कि कंपनी एक 2013 में डिफाइन की गई है। सैमसंग का एस मीन्स स्मॉल कंपनी, ये भी हमारा कंपनी एक 2013 में डिफाइन की गई है। इंश्योर्ड मीन्स इंश्योरेंस कंपनी, ये हमारा इंश्योरेंस एक्ट में डिफाइन किया गया। प्राइवेट मीन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बैंक मीन्स बैंकिंग कंपनी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में कौन सी कंपनियां आती हैं, जो पब्लिक नहीं है, ना तो वो सब्सिडी होंगी ना तो वो होल्डिंग होंगी। ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल, जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा ऑन द डे ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, सेकेंड चीज क्या, बोरोइंग। सेकेंड चीज क्या देखेंगे, बोरोइंग नॉट एक्सीड 1 करोड़। जो बोरोइंग है, टोटल बोरोइंग वो हमारा 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। टोटल रेवेन्यू जो डिस्क्लोज की गई शेड्यूल 3 में वो हमारा 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ऑडिटर कौन कौन से मैटर कंटेन करता है अपने ऑडिट रिपोर्ट में। ठीक है, ऑडिटर कौन कौन से मैटर्स को कंटेन करता है अपने ऑडिट रिपोर्ट में। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑडिटर फिक्स एसेट देखता है। ठीक है, कि क्या कंपनी ने फिक्स एसेट को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया है कि नहीं। ठीक है, प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया है कि नहीं, उसकी क्वांटिटेटिव डिटेल्स इंक्लूड किया है कि नहीं, उसके सिचुएशंस क्या है, ये सारी चीजें कंपनी सही तरीके से की है कि नहीं, इसको ऑडिटर चेक करता है। ठीक है, उसके बाद क्या देखता है, वेदर दीज फिक्स एसेट हैव बीन फिजिकली वेरीफाइड बाय द मैनेजमेंट एट अ रीजनेबल इंटरवल्स। उसके बाद फिक्स एसेट का फिजिकली वेरिफिकेशन किया गया है कि नहीं मैनेजमेंट के द्वारा
सही तरीके से हुआ है कि नहीं, रीजनेबल इंटरवल्स हैं या नहीं, वो चीज चेक करता है। उसके बाद whether any material discrepancy were noted on such verifications and if so whether the same has been properly dealt with in the books of account। ठीक है, क्या उसने मटेरियल जो भी फिक्स एसेट की मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं। ठीक है, फिजिकल सॉरी मटेरियल डिस्क्रिपेंसी वर नोटेड ऑन द वेरिफिकेशन। मटेरियल मतलब फिक्स एसेट में किसी भी तरह का अगर मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है तो क्या वो नोट किया गया है कि नहीं। ठीक है, और साथ ही साथ जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसमें प्रॉपरली रिकॉर्ड है कि नहीं, मतलब जो चीज सच में वेरिफिकेशन के दौरान पाई गई है क्या वही चीज बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड है कि नहीं, ऑडिटर ये चेक करता है। अगर नहीं रिकॉर्ड है तो ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इसे भी मेंटेन करता है। ठीक है, इसे भी रिकॉर्ड करता है अपने ऑडिट रिपोर्ट में। ठीक है, चलो उसके बाद क्या देखता है, फिक्स एसेट का क्या देखता है, टाइटल डीड देखता है कि क्या फिक्स एसेट का जो टाइटल डीड है इमूवेबल प्रॉपर्टीज का वो कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है कि नहीं। ठीक है, क्या देखेगा, जो टाइटल डीड है क्या वो कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है या नहीं। ठीक, अगर है तो ठीक, नहीं तो ऑडिटर इन बातों को भी अपने ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करता है। यानी फिक्स एसेट में हमने क्या क्या पढ़ा है, फिक्स एसेट में हमने देखा है कि ऑडिटर देखता है कि कंपनी ने मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया है कि नहीं, उसकी क्वांटिटेटिव डिटेल दिया है कि नहीं, सिचुएशंस देखता है फिक्स एसेट की। ठीक है, उसके बाद फिक्स एसेट की फिजिकल वेरिफिकेशंस देखता है, मटेरियल डिस्क्रिपेंसी देखता है, टाइटल डीड देखता है। ठीक है, ये तीन चीज फिक्स एसेट में ऑडिटर चेक करता है। अगर हुआ है तो ठीक, वरना ऑडिटर इस चीज को अपने ऑडिट रिपोर्ट में इंडिकेट करता है। ठीक है, उसके बाद क्या चेक करेगा, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में भी फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा। ठीक है, और मटेरियल डिस्क्रिपेंसी करेगा। क्या देखेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा और मटेरियल डिस्क्रिपेंसी करेगा। ठीक है, अब आप लोग यहाँ देखो, अभी हमने जो पढ़ा है फिक्स एसेट और इन्वेंट्री, ये दोनों किसके पार्ट है, बैलेंस शीट के एसेट साइड के पार्ट है। किसके पार्ट है, बैलेंस शीट के एसेट साइड के पार्ट है। तो आप इसको याद रख सकते हो कि बैलेंस शीट में एसेट में सबसे पहले हम लोग फिक्स एसेट दिखाते हैं, फिर हम लोग इन्वेंट्री दिखाते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक सेकेंड, हाँ देखो, अभी हमने क्या कहा है कि इन्वेंट्री में क्या देखता है, मटेरियल डिस्क्रिपेंसी देखता, सॉरी फिजिकल वेरिफिकेशंस देखता है और मटेरियल डिस्क्रिपेंसी देखता है ऑडिटर। ठीक है, अगर हुआ है तो ठीक, नहीं तो ऑडिटर इन बातों को भी अपने ऑडिट रिपोर्ट में रिकॉर्ड करता है, इंडिकेट करता है। ठीक है, अब तीसरी चीज हम लोग देखने वाले हैं लोन। ठीक है, यहाँ क्या कर रहा है, कंपनी लोन दे रहा है। ठीक है, और जब हम लोग लोन देते हैं तो वो भी हमारा क्या होता है, एसेट होता है। तो अभी हम लोग एसेट साइड की बातें पढ़ रहे हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में अभी हमने क्या क्या पढ़ा, फिक्स एसेट पढ़ा, इन्वेंट्री पढ़ा और अब हम लोग लोन पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये भी हमारा एसेट साइड के आइटम है। ठीक है, अब जो ये लोन है वो कंपनी देती है, किसको लोन देती है, किसी भी कंपनी को देगी, फर्म को देगी या फिर अदर पार्टी को देगी। कवर्ड इन द रजिस्टर्ड मेंटेन अंडर सेक्शन 189 ऑफ द कंपनी एक्ट इफ सो। ठीक है, तो वो क्या करेगी, किसी भी सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड किसी भी कंपनी को देगी, फर्म को देगी या अदर पार्टी को देगी। ठीक है, कंपनी हैज ग्रांट एनी लोन सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड टू द कंपनी, फर्म और अदर पार्टीज कवर्ड इन द रजिस्टर मेंटेन अंडर सेक्शन 189 ऑफ द कंपनी एक्ट। ठीक है, यानी कि कंपनी किसी को भी लोन दे सकती है, सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड हो। ठीक है, किसको देगी, कंपनी को देगी, फर्म को देगी या फिर अदर पार्टी को देगी, लेकिन ये तभी देगी जब वो सेक्शन 189 को कवर किया हुआ कंपनी एक्ट के। ठीक है, इफ सो अगर वो ऐसा करती है, अगर वो कवर्ड है 189 में, अगर वो कवर्ड है सेक्शन 189 में, अगर वो कवर्ड है तो उसे क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर क्या चेक करेगा कि क्या उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, एक सेकेंड, हाँ, इसके जो टर्म्स एंड कंडीशन, वेदर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ग्रांट ऑफ सच लोन आर नॉट प्रिजुडिकल ऑफ द इंटरेस्ट कंपनी इंटरेस्ट। तो वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है, जो लोन ग्रांट किया है उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो कंपनी के फेवर में है कि नहीं। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी के इंटरेस्ट में ना हो। ठीक है, प्रिजुडिकल, नॉट प्रिजुडिकल टू दी कंपनी इंटरेस्ट, कंपनी इंटरेस्ट में होना चाहिए, यानी कंपनी के फेवर में होना चाहिए। उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं लोन के वो कंपनी के
फेवर में होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, शेड्यूल ऑफ द रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट, ठीक है, ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन स्टेपुलेटेड एंड वेदर द रिपेमेंट और रिसिप्ट आर रेगुलरली। दूसरा क्या चेक करेगा कि जो उसने लोन दिया है उसका जो रिपेमेंट शेड्यूल है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का वो सही तरीके से स्टेपुलेटेड है कि नहीं, मतलब स्टेपुलेट किया गया कि नहीं, एक शेड्यूल स्टेपुलेट है कि नहीं, और क्या वो रेगुलर रिसीट कर रहा है कि नहीं, इंटरेस्ट का या फिर प्रिंसिपल का रेगुलर रिसीट कर रहा है कि नहीं, जैसा उसने शेड्यूल बनाया उसके अकॉर्डिंग लोन का जो भी प्रिंसिपल या इंटरेस्ट अमाउंट है वो रेगुलर रिसीट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तीसरी चीज चेक करेगा इफ द अमाउंट इज ओवर ड्यू, अगर उसका अमाउंट ओवर ड्यू है, ठीक है, स्टेट द टोटल अमाउंट ओवर ड्यू फ्रॉम मोर देन 90 days एंड वेदर रीजनेबल स्टेप हैव बीन टेकन बाय द कंपनी फॉर रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। मतलब अगर उसका अमाउंट ओवर ड्यू हो चुका है, ठीक है, अगर कंपनी ने जो लोन दिया है वो ओवर ड्यू हो चुका है 90 दिन से ज्यादा, जो ओवर ड्यू हुआ है वो 90 दिन से ज्यादा का है, तो क्या कंपनी ने एक रीजनेबल स्टेप उठाया कि नहीं उसे रिकवर करने का, अगर उठाया है तो ठीक, नहीं तो इसे भी ऑडिटर अपने ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करेगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने लोन में क्या क्या चीजें देखी हैं। लोन में ये देखा है कि कंपनी क्या करती है, लोन देती है, चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो या फिर अनसिक्योर्ड लोन हो, ठीक है। किसको देगी, कंपनी को देगी, फंड को देगी और अदर पार्टी को देगी। कवर्ड इन द रजिस्टर, जो कि कवर्ड है सेक्शन 189 ऑफ द कंपनी एक्ट में, ठीक है। उसमें क्या क्या चेक करेगी ऑडिटर, टर्म्स एंड कंडीशंस देखेगी जो कि हमारी कंपनी के फेवर में होना चाहिए, कंपनी के प्रेजुडिकल इंटरेस्ट में होना चाहिए, ठीक है, प्रेजुडिकल इंटरेस्ट में होना चाहिए, ऐसा मतलब जो प्रेजुडिकल इंटरेस्ट है वो कंपनी के फेवर में होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कंपनी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, शेड्यूल बनाया है कि नहीं, कंपनी ने रिपेमेंट का शेड्यूल मेंटेन किया है कि नहीं और रेगुलर रिसीट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तीसरा, जो ओवर ड्यू है वो क्या 90 दिन से ज्यादा का हो गया है, अगर 90 दिन का ज्यादा का हो गया है तो क्या ऑडिटर ने एक रीजनेबल स्टेप उठाए हैं कि नहीं, ठीक है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के। ये हमारा एसेट का पार्ट था, ठीक है। लोन, अभी क्योंकि यहाँ लोन दे रहा है और जब लोन कंपनी दे रही है तो वो हमारा एसेट होता है। अगला टॉपिक फिर से हम लोग लोन ही देखने वाले हैं, लेकिन ये लोन किसमें कवर्ड है, अंडर सेक्शन 185 एंड 186। 185 लोन टू डायरेक्टर कहा गया है एंड 186 इन्वेस्टमेंट का लोन कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कवर्ड होना जरूरी है, ठीक है। ये भी हम कंपनी लोन दे रही है तो ये भी हमारा एसेट है, ठीक है। तो याद रखना है कैसे, अभी हमने पढ़ा है फिक्स एसेट, इन्वेंट्री, लोन। लोन दो तरह के पढ़े हैं, एक लोन 189 में पढ़ा है, ठीक है, एंड दूसरा लोन हम लोग 185 एंड 186 वाला पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। लोन, इन्वेस्टमेंट या गारंटी या सिक्योरिटी, लोन दे, इन्वेस्टमेंट दे, गारंटी दे या फिर सिक्योरिटी दे, ठीक है, कुछ भी अगर कंपनी देती है, लेकिन किसको देगी, सेक्शन 185 एंड 186 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, 185 एंड 186 में देना पड़ेगा कंपनी एक्ट 2013 में, हैज बीन कंप्लाई विद। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं की है तो ये पूरा डिटेल क्या करेगा ऑडिटर अपने ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करेगा, ठीक है। अगर किया है तो ठीक, नहीं कंप्लाई किया है तो ऑडिटर इस बात को भी अपने ऑडिट रिपोर्ट में मेंटेन करेगा। अब आते हैं पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट क्या है, एक सेकेंड, देखो पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है। अभी तक हमने एसेट साइड का पार्ट पढ़ा था, फिक्स एसेट, इन्वेंट्री, लोन, ठीक है, दो तरह के लोन देखे। और अब हम लोग पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट क्या हम लोग का लायबिलिटी है, ठीक है, एक तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट ले रहे हैं, ठीक है। अगर कंपनी ने किसी भी तरह का डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, ये हमारा लायबिलिटी का पार्ट है, ठीक है, ये हमारा लायबिलिटी का पार्ट है। अगर कंपनी ने किसी भी तरह का डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, ठीक है, वेदर द डायरेक्टिव इशू बाय द आरबीआई एंड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73 to 76 और एनी अदर रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट एंड द रेगुलर फीम देयर अंडर, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि कंपनी ने किसी भी तरह का डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है तो उसे क्या कौन कौन से रूल फॉलो करना पड़ेगा, आरबीआई के डायरेक्टिव इशू, जो आरबीआई ने डायरेक्टिव इशू किया है उसको फॉलो करना पड़ेगा। साथ ही साथ कंपनी को सेक्शन 73 एंड 76 का प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे और एनी अदर रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट और अदर रेलिवेंट प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे एंड द रूल फीम देयर अंडर, ठीक है। जो भी रूल फ्रेम क्या है वो सारी चीज फॉलो करनी पड़ेंगी। वेदर वेयर एप्लीकेबल हैव बीन कंप्लाई विथ, ठीक है,
अगर किया तो ठीक, नहीं करता है तो ऑडिटर इन बात को भी मेंशन करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, कॉस्ट रिकॉर्ड। उसके बाद क्या हम लोग देखने वाले हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड। अभी हमने पब्लिक डिपॉजिट में क्या पढ़ा है कि पब्लिक डिपॉजिट हमारा लायबिलिटी है, कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है वो हमारा लायबिलिटी होता है। ठीक है, और वो डिपॉजिट एक्सेप्ट तभी करेगा अगर कंपनी ने आरबीआई के डायरेक्टिव जो भी इशू किए गए उसको फॉलो करता है, प्रोविजन 73 एंड 76 को फॉलो करता है। ठीक है, अदर रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट, और जो कंपनी एक्ट के अदर रेलिवेंट प्रोविजन है उसको फॉलो करता है, एंड रूल्स आर एप्लीकेबल, और जो भी रूल्स एप्लीकेबल है वो सारी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर करेगा तो ठीक, अगर नहीं करता है तो किस नेचर का कॉन्ट्रावेंशन किया है वो सारी बातें, ठीक है, क्या करेगा, ऑडिटर अपने ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करेगा। उसके बाद आते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड। ठीक है, कॉस्ट रिकॉर्ड में क्या है, कॉस्ट रिकॉर्ड पता ही है कि ऑडिट में एक सेक्शन है 148। ठीक है, उसमें बताया गया कि किस किस पर कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल है। ठीक है, तो जिस जिस कंपनियों पर कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल है उसे सेक्शन 185 के अकॉर्डिंग कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, उन्हीं कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा जो सेक्शन 148 में शामिल है। ठीक है, तो क्या दिया है, द मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड हैज बीन स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। किसे किसे मेंटेन करना है कॉस्ट रिकॉर्ड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाई किया गया है अंडर सेक्शन 148 ऑफ द कंपनी एक्ट, वेदर सच अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स हैव बीन मेड एंड मेंटेन्ड। ठीक है, समझ में आया कि कॉस्ट रिकॉर्ड कौन मेंटेन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया अंडर सेक्शन 148 ऑफ द कंपनी एक्ट, उन कंपनियों को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तक हमने पब्लिक डिपॉजिट देख लिया, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ठीक है, ये एक अलग सा सेक्शन है। ठीक है, कॉस्ट रिकॉर्ड वाला, ये हमारा लायबिलिटी का है। अब हम लोग जो स्टैट्यूटरी ड्यूज पढ़ेंगे, ये भी हम लोग का क्या है, लायबिलिटी का ही है। ठीक है, स्टैट्यूटरी ड्यूज यानी ये भी हमारा क्या है, लायबिलिटी साइड है। ये कॉस्ट रिकॉर्ड हमें याद रखना पड़ेगा कंपनी पर किसे है। ठीक है, अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, एसेट साइड का क्या क्या पढ़ा, फिक्स एसेट, इन्वेंट्री, दो तरह के लोन। ठीक है, 189 एंड 185 186 वाले लोन पढ़ लिए हैं। उसके लायबिलिटी साइड में डिपॉजिट पढ़ लिया और लायबिलिटी साइड का ड्यूज पढ़ लिए। ठीक है, अभी स्टैट्यूटरी ड्यूज नहीं पढ़े हैं, अभी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद ये कॉस्ट रिकॉर्ड वाली हेडिंग है। ठीक है, तो ये तो आपको नॉर्मली याद रखना पड़ेगा। ठीक, वैसे याद रहेगा कि हाँ कॉस्ट रिकॉर्ड किस पर है। ठीक है, जब आप दो बार पढ़ोगे तो वो काफी है, 2 बार से ही आपको याद रहेगा कि हाँ एक कॉस्ट रिकॉर्ड वाली भी हेडिंग है। ठीक है, उसके बाद लायबिलिटी में क्या हमने देखना है, स्टैट्यूटरी ड्यूज। एक सेकेंड, हाँ देखो अब हम लोग स्टैट्यूटरी ड्यूज देखने वाले हैं। ठीक है, देखो स्टैट्यूटरी ड्यूज में क्या दिया है, इज द कंपनी रेगुलर इन डिपॉजिटेड। ठीक है, रेगुलर इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूट स्टैट्यूटरी ड्यूज इंक्लूडिंग। ठीक है, कंपनी को क्या करना पड़ेगा, रेगुलर डिपॉजिट करना पड़ेगा अनडिस्प्यूट स्टैट्यूटरी ड्यूज। अनडिस्प्यूट जिसपे किसी भी तरह का कोई झगड़ा ना हो, कोई केस ना चल रहा हो, किसी भी तरह का मतलब वो ना हो। जैसे होता है ना, कुछ चीजें होती हैं जिस पर केस चल रहा हो तो वो अभी नहीं जमा कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अनडिस्प्यूट का मतलब जिसपे कोई झगड़ा वगैरह ना चल रहा हो, किसी भी तरह का कोई केस ना चल रहा हो। ठीक है, ऐसा ड्यूज। ठीक है, कंपनी क्या करना पड़ेगा, रेगुलर डिपॉजिट करना पड़ेगा। इस स्टैट्यूटरी ड्यूज में क्या क्या आता है, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, वेल्थ टैक्स, सर्विस टैक्स, ड्यूटी ऑफ कस्टम, ड्यूटी ऑफ एक्सरसाइज, वैल्यू एडेड टैक्स, चेस, एनी अदर स्टैट्यूटरी ड्यूज। ठीक है, कोई भी अदर स्टैट्यूटरी ड्यूज। ठीक है, ये अगर इन ड्यूज पर किसी भी तरह का डिस्प्यूट नहीं चल रहा है तो कंपनी क्या करेगा, रेगुलर इसे डिपॉजिट करेगा। ठीक है, कंपनी को क्या करना पड़ेगा, रेगुलर डिपॉजिट करेगा। अगर डिपॉजिट कर रहा है तो ठीक, अगर वो नहीं कर रहा है, अगर उसने रेगुलर डिपॉजिट किया है तो ठीक। इफ नॉट, द एक्सटेंट ऑफ द एरियर ऑफ आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज एज द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कंक्रीड
for a period of more than 6 months from the date they become payable shall be indicated by the auditor। ठीक है, तो ऑडिटर क्या चेक करेगा, अगर रेगुलर डिपॉजिट कर रहा है, ठीक, अगर रेगुलर डिपॉजिट नहीं कर रहा है तो वो ये चेक करेगा कि जिस दिन फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट डे है ना, फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट डे है उससे 6 महीने ज्यादा का तो नहीं आउटस्टैंडिंग हो गया है वो ड्यूज। ठीक है, समझ में आ रही है बात, कि मतलब अगर कोई भी स्टेट्यूटरी ड्यूज है, ठीक है, वो अनडिस्प्यूटेड है, ठीक है, जिसपे ना तो कोई झगड़ा चल रहा है ना तो कोई टेंशन चल रहा है, उसको क्या वो रेगुलर कंपनी डिपॉजिट कर रहा है कि नहीं। अगर रेगुलर डिपॉजिट कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो रेगुलर डिपॉजिट नहीं कर रहा है तो कंपनी क्या चेक करेगी कि जो ये अनडिस्प्यूट स्टैट्यूटरी ड्यूज है क्या वो एरियर तो नहीं है, एरियर आउटस्टैंडिंग कब तक का है। ठीक है, वो आउटस्टैंडिंग कब तक का देखेगा, जिस दिन हमारा फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे होगा उस दिन से 6 महीने तक का देखेगा। ठीक है, अगर वो 6 महीने से ज्यादा का है तो ऑडिटर इस चीज को इंडिकेट करेगा अपने ऑडिट रिपोर्ट में। ठीक है, लेकिन अगर 6 महीने से कम का है तो नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि 6 महीने तक हो सकता है कंपनी जमा कर दे, ठीक है, उन ड्यूज का पेमेंट कर दे, डिपॉजिट कर दे। ठीक है, तो वो 6 महीने के, अगर 6 महीने हो गए हैं, ठीक है, तो वो ऑडिटर अपने ऑडिट रिपोर्ट में इस बात को भी इंडिकेट करेगा। और ये 6 मंथ कहाँ से देखेगा, लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डे से करेगा। ठीक है, इन द केस ऑफ ड्यूज ऑफ इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स और वेल्थ टैक्स और सर्विस टैक्स और ड्यूटी ऑफ कस्टम और ड्यूटी ऑफ एक्सरसाइज और वैल्यू एडेड और सेस हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड ऑन द अकाउंट ऑफ एनी डिस्प्यूट। अगर कंपनी, दूसरा केस क्या, स्टैट्यूटरी ड्यूज का, अगर कंपनी किसी टशन की वजह से, किसी झगड़े की वजह से, ठीक है, अगर इन ड्यूज का पेमेंट नहीं कर रही है, डिपॉजिट नहीं कर रही है, तो ऑडिटर क्या करेगा, उन जितना अमाउंट इन्वॉल्व रहेगा स्टैट्यूटरी ड्यूज में, वो अमाउंट और किस लिए डिस्प्यूट चल रहा है, वो सारी बातों को ऑडिटर अपने रिपोर्ट में मेंशन करेगा। ठीक है, अगर कोई टशन चल रहा है, कोई केस चल रहा है, तो कितना अमाउंट जमा करना है वो बात, और किस लिए नहीं जमा हो रहा है, किस लिए डिपॉजिट नहीं किया गया, किस लिए डिस्प्यूट चल रहा है, वो सारी बात ऑडिटर अपने ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करेगा। तो स्टैट्यूटरी ड्यूज में हमारा लायबिलिटी का आइटम था। ठीक है, और ये दो तरह का है, एक अनडिस्प्यूट स्टैट्यूटरी ड्यूज और एक डिस्प्यूट स्टैट्यूटरी ड्यूज अभी हमने देखा है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, रिपेमेंट ऑफ लोन। ठीक है, रिपेमेंट ऑफ लोन, अभी हमने ऊपर लोन पढ़ा है जो हम लोग एसेट साइड के पढ़े थे, मतलब कंपनी लोन दे रही थी, और यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं कि कंपनी लोन ले रही है। ठीक है, जब कंपनी लोन लेती है तो कंपनी के ऊपर लायबिलिटी, तो ये भी हमारा लायबिलिटी का पार्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो क्या है कि क्या कंपनी ने किसी भी तरह का डिफॉल्ट तो नहीं किया है। ठीक है, तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि क्या कंपनी ने किसी भी तरह का डिफॉल्ट तो नहीं किया। अगर डिफॉल्ट किया है तो ऑडिटर उन बातों को भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, अपने ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करेगा, और कितना अमाउंट तक का डिफॉल्ट किया है वो सारी बातें अपने ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करेगा। ठीक है, whether the company has default in repayment of loan or borrowing to the financial institute, bank, government or dues to the debenture holder। ठीक है, अगर कंपनी ने किसी भी तरह का डिफॉल्ट किया है लोन में, borrowing to the financial institute, बैंक, गवर्नमेंट और ड्यूज टू द डिवेंचर होल्डर। ठीक है, अगर इन सारी चीजों में किसी भी तरह का डिफॉल्ट किया है, किसी भी तरह के लोन में डिफॉल्ट किया है, बोरोइंग में किया है, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में किया है, बैंक में किया है, गवर्नमेंट में किया है, गवर्नमेंट और ड्यूज टू द डिवेंचर होल्डर्स। ठीक है, अगर इन तरह के किसी भी चीज में अगर उसने लोन के रिपेमेंट में किसी भी तरह का डिफॉल्ट किया है तो कंपनी वो कितना अमाउंट तक डिफॉल्ट किया वो सारी बातें अपने ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करेगा। ठीक है, ये भी हमारा क्या था, लायबिलिटी का पार्ट था। रिपेमेंट ऑफ लोन में हमारा क्या था, लायबिलिटी का पार्ट था। ठीक है, एक सेकेंड, हमेशा तुमको दौड़ना जब तक ठंडी गर्मी। हाँ देखो, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, लोन। ठीक है, यूजेस ऑफ टर्म लोन। ठीक है, यूजेस ऑफ टर्म लोन देखने वाले हैं। ठीक है, एक सेकेंड, देखो यूजेस ऑफ टर्म लोन देखने वाले हैं। इस लोन में क्या है, अभी हम लोग पीछे क्या देखे, रिपेमेंट ऑफ लोन। अब हम लोग देख रहे हैं यूजेस ऑफ टर्म लोन, यानी पब्लिक से क्या कर रही है कंपनी, पैसा रेज कर रही है। ये भी क्या है, कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है। ठीक है, वेदर द मनी हैज रेज्ड बाय वे ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दरेंस पब्लिक ऑफर एंड द टर्म लोन वर अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच दोज आर रेज। ठीक है, अगर कंपनी किसी भी तरह का पब्लिक ऑफर कर रही है, मनी
रेज करने के लिए, ठीक है। तो क्या वो जो रेज की है मनी वो सही चीज के लिए कर रही है कि नहीं, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं उसी किसी दूसरे पर्पस के लिए वो मनी यूज कर रही है, ठीक है। मतलब रेज करना था कंपनी किसी और पर्पस के लिए, और जब मनी आ गया पब्लिक से तो वो उसको यूज कर रही है किसी और पर्पस के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं कर रही है। तो ये कंपनी चेक करती है, ठीक है। तो जब भी कंपनी मनी रेज करेगी तो ऑडिटर ये चेक करता है कि अगर कंपनी ने पब्लिक से मनी रेज किया है तो क्या उसका सही पर्पस के लिए यूज कर रही है कि नहीं। दूसरी चीज, अगर कर रही है तो ठीक, नहीं तो अगर किसी भी तरह का डिफॉल्ट कर रही है या फिर उसके पेमेंट में डिले कर रही है तो उसको क्या करना पड़ेगा, सब्सिक्वेंटली रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अदरवाइज कंपनी इसे भी अपनी रिपोर्ट में मेंशन करेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं फ्रॉड। फ्रॉड में क्या है, नोटिस ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड में क्या है, अगर कंपनी ने किसी भी तरह का फ्रॉड किया है तो ऑडिटर इस चीज को अपनी रिपोर्ट में मेंशन करेगा, लेकिन ये फ्रॉड उसी साल का होना चाहिए जिस साल कंपनी ऑडिट करने गया है, ठीक है। उसी साल का होना चाहिए जिस साल कंपनी ऑडिटर ऑडिट करने गया है, ठीक है। तो कंपनी ने अगर किसी भी तरह का फ्रॉड किया है तो उसे भी नोट करेगा, ऑडिट रिपोर्ट में दिखाएगा ड्यूरिंग द ईयर। इफ यस, अगर हाँ तो कंपनी को नेचर और अमाउंट दोनों इंडिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कंपनी ने फ्रॉड किया है तो उसे नेचर और अमाउंट दोनों चीज इंडिकेट करना पड़ेगा फ्रॉड में। उसके बाद क्या दे रखा है, मैनेजर रेम्यूनरेशन। मैनेजर रेम्यूनरेशन में क्या है, अगर कंपनी मैनेजर रेम्यूनरेशन पे करना है, ठीक है, तो उसे कौन सा प्रोविजन फॉलो करना पड़ेगा, सेक्शन 189 फॉलो करना पड़ेगा, शेड्यूल 5 ऑफ द कंपनी एक्ट। और अगर उसने नहीं किया, मैनेजर रेम्यूनरेशन का पेमेंट नहीं किया है तो उसे एक रीजनेबल स्टेप उठाना पड़ेगा, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ फिर से देखो, मैनेजर रेम्यूनरेशन, अगर वेदर द मैनेजर रेम्यूनरेशन हैज बीन पेड और provided in the accordance with the requisite approval mandated by the provision of section 197, read with the schedule 5 to the company act. If not, state the amount involved and step taken by the company for secured refund the same। मतलब ये कह रहा है कि मैनेजर रेम्यूनरेशन देने के लिए कंपनी क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 197 फॉलो करना पड़ेगा। अगर किया तो ठीक, अगर नहीं किया है तो ऑडिटर क्या करेगा, कितने अमाउंट तक का इन्वॉल्व है, ठीक है, मैनेजर रेम्यूनरेशन कितने अमाउंट तक का इन्वॉल्व है वो सारी चीजें मेंशन करेगा, और कंपनी को क्या करना पड़ेगा कि स्टेप उठाना पड़ेगा, एंड स्टेप टेकन बाय द कंपनी फॉर सिक्योरिंग रिफंड द सेम। और कंपनी के स्टेप उठाएगा कि हाँ मैनेजर रेम्यूनरेशन सिक्योर करेगा और उसे रिफंड करेगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा है, अभी हमने पीछे रिपेमेंट ऑफ लोन पढ़ा था, ठीक है, कि कंपनी ने कहीं डिफॉल्ट तो नहीं किया है, और अगर डिफॉल्ट किया है तो ऑडिटर उस बात को भी मेंशन करेगा, ठीक है, अपने ऑडिट रिपोर्ट में, और कितने अमाउंट तक का डिफॉल्ट किया है वो सारी बातें करेगा, ठीक है। उसके बाद हमने यूजेस ऑफ टर्म्स लोन, ये भी हमारी लायबिलिटी है, यहाँ तक की बातें हमारी लायबिलिटी, कॉस्ट रिकॉर्ड को छोड़कर, ठीक है। अगर पब्लिक से मनी रेज किया गया है तो क्या ये जो मनी रेज कर रहा है वो उसी पर्पस के लिए यूज कर रहा है कि नहीं, ठीक है, ऑडिटर ये चेक करता है। अगर उसी पर्पस के लिए रेज कर रहा है तो ठीक, लेकिन अगर दूसरे पर्पस के लिए रेज कर रहा है तो उसकी पूरी डिटेल देनी पड़ेगी ऑडिटर को अपने ऑडिट रिपोर्ट में, ठीक है, कि हाँ इसने इस तरह का डिफॉल्ट किया है या फिर रिपेमेंट में डिले किया है, ठीक है। ये सारी बातें ऑडिटर अपने ऑडिट रिपोर्ट में देगा अगर कंपनी इस चीज को रेक्टिफाई नहीं करती है तो, ठीक है। फ्रॉड हो गया। उसके बाद हमने फ्रॉड पढ़ा है। फ्रॉड में क्या देखा है कि कंपनी किसी भी तरह का फ्रॉड तो नहीं कर रही है, अगर फ्रॉड कर रही है तो ऑडिटर को ये बात भी अपने ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करनी पड़ेगी, साथ ही साथ किस तरह का फ्रॉड है, मतलब किस नेचर का फ्रॉड है और कितने अमाउंट तक का फ्रॉड है, वो सारी बात अपने ऑडिट रिपोर्ट में इंडिकेट करेगा। उसके बाद मैनेजर रेम्यूनरेशन, मैनेजर रेम्यूनरेशन कंपनी को देना है, मैनेजर रेम्यूनरेशन कंपनी दे रहा है कि नहीं, उसको देने के लिए सेक्शन 197 फॉलो करना पड़ेगा। अगर किया है तो ठीक, नहीं तो अगर नहीं किया है तो ऑडिटर इस चीज को ऑडिटर इस चीज को अपने ऑडिट रिपोर्ट में इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। और कंपनी को एक रीजनेबल स्टेप उठाना पड़ेगा कि हाँ मैनेजर रेम्यूनरेशन सिक्योर है और उसे रिफंड करना पड़ेगा, एक सिक्योरिंग रिफंड तैयार करना पड़ेगा ताकि मैनेजर रेम्यूनरेशन को ये हाँ उसे पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है, उसका जो रेम्यूनरेशन, उसका जो सैलरी बनता है वो उसे वापस मिल जाएगा, ठीक है।
उसके बाद आते हैं निधि कंपनी। निधि कंपनी आप लोग जानते ही हो, निधि कंपनी क्या है। निधि कंपनी वो कंपनी होती है, निधि कंपनी वो कंपनी होती है, एक सेकेंड देखो, निधि कंपनी के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि निधि कंपनी वो कंपनी होती है जो क्या करती है, अपनी कंपनी में क्या करती है, फंड अपनी एम्प्लॉय को फंड देती है और उनके फंड को अपने पास डिपॉजिट करती है, वही कंपनी होती है निधि कंपनी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग अब निधि कंपनी देखने वाले हैं। निधि कंपनी में क्या, वेदर द निधि कंपनी हैज कंप्लाई विद द नेट ओन फंड टू डिपॉजिट इन द रेशियो 1:20, यानी निधि कंपनी क्या कंप्लाई करेगी, जो नेट ओन फंड है और डिपॉजिट है वो कौन से रेशियो में रहेगा, 1:20। ठीक है, 1:20 मेंटेन करेगा टू मीट आउट द लायबिलिटी एंड वेदर द निधि कंपनी इज मेंटेन 10% अनइंक्यूबेड टर्म्स डिपॉजिट। ठीक है, एज स्पेसिफाइड इन निधि रूल 2014 टू मीट आउट द लायबिलिटी। ठीक है, यानी कि निधि कंपनी को क्या मेंटेन करना पड़ेगा, जो उसका नेट ओन फंड है और डिपॉजिट है वो 1:20 का रेशियो होना चाहिए लायबिलिटी, और 10% ही निधि कंपनी कितना मेंटेन करेगी, 10% अनइंक्यूबेड टर्म्स डिपॉजिट को 10% मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि निधि रूल 2014 में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया निधि कंपनी। उसके बाद आते हैं वेदर ऑल द ट्रांजेक्शन विद द रिलेटेड पार्टी आर इन द कंप्लाई विद सेक्शन 130, 177 एंड 188 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। वेदर ऑल ट्रांजेक्शन, यानी कंपनी जितने भी ट्रांजेक्शन्स करेगा विद द रिलेटेड पार्टी से उसको क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 177 एंड 188 कंपनी एक्ट 2013 का फॉलो करना पड़ेगा। वेयर एप्लीकेबल एंड डिटेल हैव बीन डिस्क्लोज, और उसे क्या करना पड़ेगा, सारे डिटेल डिस्क्लोज करने पड़ेंगे इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और उसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि अगर कंपनी किसी भी तरह का ट्रांजैक्शंस करती है विद द रिलेटेड पार्टी, अगर रिलेटेड पार्टी से किसी भी तरह के ट्रांजैक्शंस करती है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, 177 एंड 188 फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, विथ एप्लीकेबल ठीक है, मतलब सेक्शन 177 एंड 188 फॉलो करना पड़ेगा। एंड द डिटेल हैव बीन डिस्क्लोज, और डिटेल भी इसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गया था, 2 बार मैंने यहाँ पर बोला। ठीक है, तो उसको इग्नोर करना। ठीक, अब देखो हम लोग देखने वाले हैं प्रेफरेंशियल डिटेल। ठीक है, वेदर द कंपनी हैड मेड एनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, अगर कंपनी ने किसी भी तरह का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है या प्राइवेट प्लेसमेंट किया है ऑफ द शेयर और फुल और पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर ड्यूरिंग द ईयर अंडर रिव्यू, इफ सो एज टू वेदर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 42 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 हैव बीन कंप्लाई विद द अमाउंट रेज्ड हैज बीन यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच द फंड वर रेज्ड। ठीक है, मतलब कंपनी ने किसी भी तरह का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट से शेयर्स लिए हैं, ठीक है, या फुल्ली हो या फिर पार्टली या फिर कन्वर्टेबल डिवेंचर है, ठीक है, अगर उस साल किए हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर अंडर द रिव्यू, इफ रिव्यू हुआ है तो इफ सो एज वेदर द रिक्रूटमेंट, तो उसे क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 1842 ऑफ द कंपनी एक्ट का फॉलो करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एंड द कंपनी रेज हैज बीन यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ फंड वर रेज्ड। ठीक है, और उस अमाउंट को जो रेज किया है क्या कंपनी ने उसी पर्पस के लिए यूज कर रहा है कि नहीं, जिस पर्पस के लिए उसने फंड को रेज किया है। ठीक है, अगर उस पर्पस के लिए यूज कर रहा है तो ठीक, अगर नहीं कर रहा है तो ऑडिटर इसका भी डिटेल अपने ऑडिट रिपोर्ट में देगा, कितने अमाउंट तक का इन्वॉल्व है, कितना अमाउंट उसने रेज किया वो बात, और क्या नेचर है, ठीक है, नॉन कंप्लायंस, नेचर ऑफ द नॉन कंप्लायंस, वो नेचर, दोनों बातें ऑडिटर अपने ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करेगा। तो अभी हमने क्या देखा है कि ऑडिटर कंपनी ने जो भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है, चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट से किया हो, शेयर को फुल्ली या पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स किए हो, ठीक है, सेक्शन 142 फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको कोई भी अलॉटमेंट करने के लिए उसे सेक्शन 42 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 का फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर उसने जो अमाउंट रेज किया क्या वो उसी पर्पज के लिए यूज कर रहा है कि नहीं, अगर उसी पर्पज के लिए
लिए यूज कर रहा है तो ठीक, अदरवाइज ऑडिटर इस बात को अपने ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करेगा। कितने अमाउंट तक इन्वॉल्व है फ्रॉड, वो चीज मेंशन करेगा। किस नेचर का नॉन कंप्लायंस है, वो सारी बातें अपने ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करेगा। ठीक है, कि मतलब कि जिस पर्पज के लिए यूज कर रहा है, अगर उस पर्पज के लिए नहीं यूज किया है तो कितने अमाउंट तक का यूज नहीं किया वो, और कौन से नेचर का वो पर्पज है, वो सारी बातें अपने ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करेगा। अगला क्या है, वेदर द कंपनी हैज एंटर इनटू एनी नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद द डायरेक्टर और पर्सन कनेक्टेड विद हिम, एंड इफ सो वेदर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 192 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 हैज बीन कंप्लाई विद। बस खत्म होने वाला है, थोड़ा ही और बचा है। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक देखना। वेदर द कंपनी हैज एंटर इनटू नॉन कंप्लायंस ट्रांजैक्शन विद द डायरेक्टर, अगर कंपनी कोई भी नॉन ट्रांजैक्शन करती है डायरेक्टर के साथ, ठीक है, और पर्सन्स कनेक्टेड विद हिम, या किसी पर्सन के साथ जिसके साथ वो कनेक्टेड है, इफ ई सो वेदर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 192, तो उसे क्या करना पड़ेगा, 192 फॉलो करना पड़ेगा ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। अगर उसने कंप्लाई किया है तो ठीक, अदरवाइज इसे भी अपने ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर मेंशन करेगा। ठीक है, एंड लास्ट है हम लोगों का, वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू द रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 45IA ऑफ द RBI Act 1934, if so the register has been obtained, the registration has been obtained। ठीक है, कंपनी को क्या करना है, रजिस्टर्ड मेंटेन करना है सेक्शन 45IA के अंदर ऑफ द RBI के अंदर। अगर किया है तो ठीक है, और नहीं किया है तो ऑडिटर इस बात को मेंशन करेगा। अगर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है इसके अंदर 45 सेक्शन 45IA ऑफ द RBI रूल तो ठीक है, और अगर नहीं किया है तो ऑडिटर इस बात को भी अपने ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का कारो, यहाँ तक की बातें हो गई। ठीक है, कारो खत्म हो गया। अब फटाफट एक बार अपने माइंड में सारी बातें को रिकॉल करते हैं। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था कि कारो कहाँ पर एप्लीकेबल है, तो हमने पढ़ा हर कंपनी पर एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी पर, एक्सेप्ट क्या था, 1 पर्सन कंपनी गॉट सैमसंग एसेट इंश्योर्ड बाई प्राइवेट बैंक। ठीक है, ये हमने पढ़ा। 1 पर्सन कंपनी, सैमसंग का स्मॉल कंपनी, सेक्शन 8 वाली कंपनियां कंपनी एक्ट 2013 में जो मेंशन की गई हैं, प्राइवेट कंपनी और बैंकिंग कंपनी। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कौन कौन से मैटर ऑडिटर अपने ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करता है। तो ऑडिटर कौन कौन से बातें मेंशन करता है अपने ऑडिट रिपोर्ट में, फिक्स एसेट से रिलेटेड बातें मेंशन करता है। फिक्स एसेट में क्या है कि वो प्रॉपर रिकॉर्ड किया है कि नहीं, ठीक है, उसकी फिजिकल वेरिफिकेशंस देखता है, मटेरियल डिस्क्रिपेंसी देखता है। ठीक है, उसके बाद उसके जो टाइटल डीड है वो कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है कि नहीं। उसके बाद क्या हम देखें, दूसरा एसेट साइड का इन्वेंट्री में भी 2 चीजें देखता है कि मटेरियल डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है, फिजिकल वेरिफिकेशन सही तरीके से हुआ है कि नहीं। उसके बाद लोन, कंपनी लोन देती है, सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड, किसको देगी लोन, किसी भी कंपनी को दे सकती है, फंड को दे सकती है या अदर पार्टी को देगी, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 189 फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ ऑडिटर टर्म्स एंड कंडीशंस देखती हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है कि जो उसने लोन दिया है वो कंपनी के फेवर में, जो इसका इंटरेस्ट है वो कंपनी के फेवर में है कि नहीं। ठीक है, तो वो चीज देखती है, प्रेजुडिकल इंटरेस्ट कंपनी के इंटरेस्ट में है कि नहीं। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी के फेवर में ना हो। दूसरी चीज क्या देखेगी ऑडिटर कि कहीं जो लोन दिया है वो 90 दिन से ओवरड्यूज जो है वो 90 दिन से ज्यादा तो नहीं हुए, अगर ज्यादा हुए तो क्या कंपनी ने उसे रिकवर करने के लिए एक रीजनेबल स्टेप उठाए हैं कि नहीं। ठीक है, तीसरी चीज क्या देखेगी कि जो भी उसने लोन दिए उसके जो स्टेपुलेटेड, ठीक है, टर्म्स हैं कि हाँ इसको इस वक्त पे क्या कहते हैं, रेगुलर जो रिसीट है वो हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तीसरी चीज देखेगी कि जो लोन दिया है कंपनी ने क्या उसका रेगुलर रिसीट हो रहा है कि नहीं, उसका शेड्यूल मेंटेन किया है कि नहीं। फिर दूसरा एक और लोन है सेक्शन 185 एंड 186 वाला, 185 लोन टू डायरेक्टर एंड 186 इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो वहां पर उस चीज को देखती है, ठीक है, कि उसको कंपनी ने फॉलो किया है कि नहीं। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं लायबिलिटी साइड का। लायबिलिटी साइड में क्या है, डिपॉजिट, कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट से रेज किया है। ठीक है, जो भी रेज किया है कंपनी ने पब्लिक से
सॉरी जो भी एक्सेप्ट किया है कंपनी ने डिपॉजिट, उसमें आरबीआई के डायरेक्टिव इशू किए गए उसको फॉलो किया है कि नहीं, सेक्शन 73 एंड 74 को फॉलो किया है कि नहीं, अदर टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो किए हैं कि नहीं। उसके बाद कॉस्ट रिकॉर्ड आता है। कॉस्ट रिकॉर्ड किसको मेंटेन करना है, वही कंपनियां कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करेगी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है, ठीक है, अंडर सेक्शन 148 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, स्टैट्यूटरी ड्यूज। स्टैट्यूटरी ड्यूज भी हमारा लायबिलिटी है। उसमें दो बातें कही गई हैं, एक अनडिस्प्यूट ड्यूज है और एक डिस्प्यूट ड्यूज है। अनडिस्प्यूट ड्यूज में क्या है, वो सारे ड्यूज जिस पर केस चल रहा हो या फिर झगड़ा चल रहा हो, जैसे सेल्स टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, स्टैट्यूटरी ड्यूज हो गए, स्टैट्यूटरी ड्यू, वेल्थ टैक्स हो गया, ये सारी चीजें, प्रोविडेंट फंड है, ठीक है। तो ये सारी ड्यूज पर अगर किसी भी तरह का केस नहीं चल रहा है तो हमने क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर क्या देखेगा कि क्या उसका सही तरीके से डिपॉजिट हो रहा है कि नहीं, और अगर उस पर किसी भी तरह का झगड़ा चल रहा है, ठीक है, तो ऑडिटर क्या चेक करेगा कि इसे किस लिए झगड़ा चल रहा है या किस लिए इस पर केस चल रहा है, वो बातें और कितना अमाउंट का पेमेंट करना है, वो सारी बातें ऑडिटर अपने ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करेगा। उसके बाद रिपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है, अगर कंपनी ने किसी भी तरह का लोन ले रखा है तो क्या उस लोन का रिपेमेंट सही तरीके से कर रहा है कि नहीं। अगर वो किसी भी तरह का डिफॉल्ट करता है तो ऑडिटर इस बात को भी अपने ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करेगा। उसके बाद हम लोग देखे हैं यूजेज ऑफ लोन। यूजेज ऑफ टर्म्स लोन मतलब अगर कंपनी ने पब्लिक से ऑफर किया है, किसी भी तरह का मनी रेज किया है, तो वो जिस पर्पस के लिए पब्लिक से मनी रेज किया है, क्या उस पर्पस के लिए कंपनी यूटिलाइज कर रहा है कि नहीं। अगर उस पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहा है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, उसे भी अपने ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आता है फ्रॉड, ठीक है, कंपनी ने अगर किसी भी तरह का फ्रॉड किया है, ठीक है, तो अगर कंपनी ने किसी भी तरह का फ्रॉड कर रखा है तो कंपनी क्या करेगा, ऑडिटर क्या करेगा, अपने ऑडिट रिपोर्ट में उसको मेंशन करेगा किस नेचर का फ्रॉड है और कितने अमाउंट तक का फ्रॉड है, उस बातों को भी अपने ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करेगा। उसके बाद क्या दे रखा है, मैनेजर रेम्यूनरेशन। अगर मैनेजर कंपनी को मैनेजर रेम्यूनरेशन देना है तो सेक्शन 197 फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, और अगर वो मैनेजर रेम्यूनरेशन फॉलो किया है तो उसे एक रीजनेबल स्टेप उठाना पड़ेगा, ठीक है। मैनेजर रेम्यूनरेशन के सेक्शन 197 फॉलो किया है तो ठीक, वरना उसे एक रीजनेबल स्टेप उठाना पड़ेगा। उसके बाद क्या दे रखा है, निधि कंपनी। अगर उसने निधि कंपनी में क्या दे रखा था कि निधि कंपनी में नेट ओन फंड और डिपॉजिट दोनों का रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा 1:20 वाला, ठीक है। अगर उसने मेंटेन कर रखा है तो ठीक, अदरवाइज ऑडिटर इन बातों को भी अपने ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करेगा। फिर क्या दे रखा है, कंपनी ने किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन कर रखा है विद रिलेटेड पार्टी, ठीक है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 177 एंड 188 फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसके बाद क्या है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या दे रखा है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है अगर कंपनी ने किसी भी तरह का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट कर रखा है, ठीक है, तो वो सारी बातों को वो अपने ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करेगा। वेदर द कंपनी हैज एंटर नॉन कैश ट्रांजैक्शन, अगर कंपनी किसी भी तरह का नॉन कैश ट्रांजैक्शन कर रहा है किसी डायरेक्टर से और पर्सन से कनेक्टेड विद, ठीक है, अगर ऐसा कर रहा है तो ठीक, अदरवाइज उसे भी मेंशन करेगा। फिर क्या दे रखा है, कंपनी को रजिस्टर्ड मेंटेन करना पड़ेगा सेक्शन 45 IA ऑफ द RBI एक्ट 1934, ठीक है। तो इतनी बातें बस है कारों में, ठीक है। टोटल 16 पॉइंट है, ठीक है।